हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम भवन चौरसिया आज आपको अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अवहट्ट भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी बताने वाला हूं, जो आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, ईटीसी, अपर क्लास एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्न पत्रों में से मैं इसे छांट करके लिखा हूं, जो बहुत मेहनत से बनाया हूं। आप लोगों के लिए यह प्रश्न जितने भी हैं वेरी वीआईक्यू हैं, जो है यह कभी भी किसी भी प्रश्न पत्र में आ सकते हैं। इसलिए आप लोग इसको मेहनत से पढ़ें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। चूँकि आप लोग से मेरा एक करबद्ध निवेदन है कि जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मित्र हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अविलंब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देर किए हम अपना यह अवहट्ट भाषा संबंधित 10वां प्रश्नोत्तरी वीडियो पर चर्चा करने जा रहा हूं, और अविलंब जो है बिना देर किए इस पर अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा है संदेश राशक किसकी रचना है। ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखिए और एक नोटबुक बना लीजिए। अवहट्ट भाषा का मैंने लगभग इसके पूर्व 9 वीडियो बना चुका हूँ, जो व्याकरण से संबंधित है, और ये आपका उसका सार है। तो इसको आप लोग एक नोटबुक में अवश्य लिख लीजिएगा। अगर उसको नहीं देख पाते हैं तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। इन्हीं प्रश्नों में से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, मैंने आपको लिखा है BIQ मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संदेश राशक किसकी रचना है। इसमें पूछ रहा है संदेश राशक किसकी रचना है। संदेश राशक को हम स्नेह राशक भी कहते हैं। यह जो है किसकी रचना है, यहाँ पर मैंने जो है लिख दिया दामोदर पंडित, रोड कवि, विद्यापति, अब्दुल रहमान। तो मैंने आपको पहले बताया है कि अब्दुल रहमान जो है भाईचारा का संदेश देते हैं, तो इनका ही होगा, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो ये जो है क्या है, ये संदेश कौन दे रहे हैं, अब्दुल रहमान जी दे रहे हैं। जैसे रहीम कबीर रश खान जी दे रहे हैं, उसी तरह जो है मलिक मोहम्मद जायसी देते हैं भाईचारा बना के देशवासियों को रहने के लिए। तो इस प्रकार से जो है यह रचना किसका हो सकता है, अब्दुल रहमान का हो सकता है या है। तो इससे आप जो है ट्रिक है, मैंने आपको जो है अवहट्ट और अपभ्रंश भाषा में सब कवियों का रचना याद कराया है, उसी संदर्भ में मैं ये बता रहा हूँ, तो आपको याद हो गया होगा। दूसरा प्रश्न देखें, राउर बेल किसकी रचना है। तो इसमें देखिए लिखा है विद्याधर, अब्दुल रहमान, रोड कवि, ज्योतिषी ठाकुर। तो मैंने बताया था कि जो रोड का कवि होता है वो रास्ते में बेल को देखते हुए खोजता हुआ चलता है, तो इससे यह किसकी रचना हो सकती है, रोड कवि की। और संदेश राशक किसकी रचना हो सकती है, अब्दुल रहमान की। क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा जल्दी बोलूँगा, थोड़ा जल्दी समझाऊँगा, क्योंकि जो है छोटा वीडियो बनाना चाहता हूँ। आगे देखिए लिखा है राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना। राजा मुंज को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यह, अक्सर प्रश्नों में पूछा जाता है कि जो है राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना। एक राजा मुंज थे, वो जो है कवि थे, तो कुछ लोग जो है उसको जो है राजा मुंज जी को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसमें जो है दिया है प्रश्न विकल्प के रूप में रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांस्कृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसमें किसने जो है इनको माना कि राजा मुंज को ही जो है पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कौन माने हैं, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनको याद रखिएगा। फिर देखिए लिखा है, जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और मैं बहुत ही जो है मेहनत से इसको छांटा हूँ। देसिल बैना सब जन मिठा किसकी पकती है। देसिल बैना सब जन मिठा किसकी पकती है। इसके आगे की लाइन है देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसो जप्पो अवहट्टा। तो मतलब यह जो है किसकी रचना है, विद्यापति की कि अब्दुल रहमान की, ज्योतिषी ठाकुर की कि रोड कवि की। तो देसिल बैना में देसी भाषा को सभी लोग जो है मीठी भाषा कहते हैं,
और उसी को जो है विद्यापति ने अपने शब्दों में अवहट्ट कहा है। तो ये किसकी रचना हो सकती है? विद्यापति जी की। क्लियर। फिर लिखा है शौरसैनी अपभ्रंश, अर्थात शौरसैनी अपभ्रंश माने जो शौरसैनी हमारी जो भाषा थी उसका जो अपभ्रंश और भ्रष्ट बिगड़ी रूप जो भाषा हुई उसी को हम अवहट्ट भाषा कहते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में अपनी जगह बनाए हुआ था। कथन है, किसका कथन है? मैंने जो अवहट्ट भाषा हमारी थी वह मध्य प्रदेश के अलावा बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में अपनी जगह बनाए हुआ था। ये किसकी कथन है? तो इसमें लिखा डॉक्टर सुनीति चटर्जी, राहुल सांस्कृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राव रामचंद्र शुक्ल। तो ये है डॉक्टर सुनीति चटर्जी का। क्लियर। परवर्ती अपभ्रंश, परवर्ती अपभ्रंश को भी अवहट्टी भाषा कहते हैं। तो प्रवर्ती अपभ्रंश और विभिन्न प्रदेशों की विकसित बोलियों के जो अपभ्रंश का रूप था और जिसका प्रयोग साहित्य रचना के लिए किया गया उसे कौन भाषा कहा गया? प्रवर्ती अपभ्रंश मतलब जब अपभ्रंश के बाद की भाषा कौन भाषा थी? अवहट्ट। और विभिन्न प्रदेशों की विकसित बोलियों की जो अपभ्रंश का रूप था, जो अपभ्रंश माने होता है बिगड़ा रूप, तो जो अपभ्रंश भाषा का जो बिगड़ा रूप था और जिसका प्रयोग साहित्य रचना के लिए किया जा रहा था वह उसे कौन भाषा कहा गया? अपभ्रंश की अवहट्ट की पाली की प्राकृत। तो अपप्रवर्ती अपभ्रंश को आप जानते ही हैं अवहट्ट है। फिर अपभ्रंश का जो बिगड़ा रूप होगा वो भी अवहट्ट ही होगा। तो इसका क्लियर है कि ये क्या होगा? अवहट्ट भाषा ही होगा। क्लियर। फिर लिखा है अवहट्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस काव्य ग्रंथ में किया गया? जो अवहट्ट शब्द का प्रयोग किस काव्य ग्रंथ में सर्वप्रथम किया गया? कृतिलता, उपदेश रसायन या उक्ति व्यक्ति प्रकरण या ज्योतिषर ठाकुर, ये मिथिला के निवासी थे। तो ये जो है इनमें किनके काव्य ग्रंथ में जो है सर्वप्रथम जो है अवहट्ट शब्द का प्रयोग या अवहट्ट भाषा में जो काव्य की रचना तो हो ही रही थी लेकिन उसका नाम जो है सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह जो है ज्योतिषर ठाकुर का है जो मिथिला के निवासी थे। इनका जो काव्य है उनका नाम है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर, इनके काव्य का नाम है वर्ण रत्नाकर। तो क्लियर हो गया कि जो अवहट्ट शब्द है यह किसके ग्रंथ मिलता है? ज्योतिषर ठाकुर के, और इनका जो ग्रंथ का नाम है वर्ण रत्नाकर है। ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है उपदेश रसायन किसकी रचना है? तो उपदेश रसायन किसकी रचना है? मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पुराने जैन धर्म के लोग थे वे जो है महावीर स्वामी का जो उपदेश था उसको क्या करते थे? देश विदेश में प्रचारित और प्रसारित करते थे। तो इसमें देखिए ट्रिक से आप जान जाएंगे कि इसका होगा विद्यापति, रोड कवि, दामोदर पंडित और जैन दत्त सूरी। तो जैन दत्त सूरी मैंने जैन धर्म के लोग क्या देते थे? उपदेश देते थे। इससे उपदेश रसायन इनकी रचना है। तो कौन आंसर सही है? चौथा, जैन दत्त सूरी। उसके बाद यहाँ जो मैंने आपको बताया है वर्ण रत्नाकर ज्योतिषर ठाकुर की रचना है। इसका क्लियर है कि देखिए यहाँ पर ठाकुर में कुर आया है और रत्नाकर में भी कर है। तो इसे आप लोग पकड़ लेंगे कि जो है ज्योतिषर ठाकुर की जो रचना है वो क्या है? वर्ण रत्नाकर है। देखिए इसमें कर इसमें भी है और कर कुर इसमें भी है। क्लियर। उसके बाद देखिए इसमें लिखा है प्राकृत पैंगलम की भाषा को किसने अवहट्ट माना? जो प्राकृत पैंगलम साहित्य है जैन अवलंबियों का, उस भाषा उसकी जो भाषा है लैंग्वेज है उसको अवहट्ट किसने माना? बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही आता है प्रश्न में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि प्राकृत पैंगलम की भाषा को किसने अवहट्ट माना? तो बंशीधर, राहुल सांस्कृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसमें जो है बंशीधर ने जो है इसको क्या माना था? अवहट्ट भाषा माना था। प्राकृत पैंगलम की जो लैंग्वेज है जो भाषा है उसको अवहट्ट भाषा के रूप में जो है कौन माना है? बंशीधर ने माना है। प्राकृत पैंगलम के विषय में आगे थोड़ा और भी चर्चा करूंगा, थोड़ा बृहद रूप में चर्चा करूंगा भी आगे इसकी। फिर देखिए लिखा है अपभ्रंश और अवहट्ट को समानार्थी माना। कुछ ऐसे जो है भाषाविद थे, विद्वान थे जो अपभ्रंश भाषा का जो लैंग्वेज था और अवहट्ट भाषा का लैंग्वेज था दोनों को जो है समानार्थी मानते थे। उसमें जो प्रमुख भाषाविद थे उसमें कौन थे? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी,
राहुल सांस्कृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुनेरी। तो ये जो श्री डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी हैं, इन्होंने जो है अपभ्रंश भाषा और अवहट्ट भाषा को समानार्थी भाषा माना था। तो क्लियर हो गया डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। और इसको आप जो है बंशीधर, इसमें आप देख लीजिएगा बंशीधर हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए लिखा है, विद्यापति ने अपनी काव्य रचना कृतिलता को कौन सी भाषा माना है। विद्यापति जानते हैं अवहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार और कवि हैं, बल्कि यह कह सकते हैं कि अवहट्ट और विद्यापति एक दूसरे के पूरक हैं। तो विद्यापति ने अपनी काव्य रचना कृतिलता को कौन सी भाषा माना है, पाली भाषा माना है कि प्राकृत माना है कि अवहट्ट माना है कि अपभ्रंश माना है। तो चूँकि आपसे मैंने बता ही दिया अभी इस पूर्व में कि अवहट्ट और जो है विद्यापति ये दोनों क्या एक दूसरे के पूरक हैं, तो अवहट्ट जो है इनकी क्या होगी, प्रमुख भाषा होगी, ठीक ना। तो जो विद्यापति ने अपनी रचना, उन्होंने 3 रचना लिखा है, कृतिलता, कृतिपताका, कृतिकाल। ये 3 रचना उनका है, कृतिलता, कृतिपताका और कृतिकाल। ये 3 रचना इनका है। तो इन तीनों रचनाओं में जो है ये जो कृतिलता है ये अवहट्ट भाषा की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आप देखिए आगे 11वां प्रश्न। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब्दुल रहमान ने अपनी काव्य रचना स्नेह रासक की भाषा माना। जिस तरह जो है यहाँ पर देखिए विद्यापति जी ने कृतिलता को अपनी जो भाषा था उसको कौन सी भाषा माना, अवहट्ट माना है। उसी प्रकार जो अब्दुल रहमान जी हैं ये भी जो है अवहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार रहे हैं। तो अब्दुल रहमान ने अपनी काव्य रचना स्नेह रासक, कोई स्नेह रासक भी कहता है, कोई संदेश रासक भी कहता है, दोनों आ सकता है, संदेश रासक। तो कहने का मतलब यह है कि अब्दुल रहमान ने अपनी काव्य रचना स्नेह रासक को की भाषा माना। कौन सी भाषा माना है, इन्होंने भी जो है अवहट्ट भाषा को अपनी भाषा माना है, न कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। मतलब ये जो अब्दुल रहमान है स्नेह रासक की रचना को, जो इनकी खुद के ग्रंथ था, खुद का पुस्तक था, उस पुस्तक की जो लैंग्वेज है उन्होंने पाली और प्राकृत अपभ्रंश को छोड़ करके अवहट्ट को अपना लैंग्वेज माना, ठीक है, क्लियर है। फिर आगे देखिए, अय औ 2 वर्ड किस भाषा काल में जुड़े। जो अय और औ मैंने इसी अगले वीडियो में पढ़ाया हूँ कि अय और औ 2 जो वर्ड थे ये किस भाषा काल में जुड़े हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि पाली में, कि प्राकृत में, कि अपभ्रंश में, कि अवहट्ट में। तो ये अवहट्ट काल में जो है ये अय और ओ 2 वर्ड जुड़े। इसके पहले अपभ्रंश काल में 8 स्वर थे। इसका मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो में बता चुका हूँ। 13वां प्रश्न है, अपभ्रंश काल में कुल कितने स्वर हैं। देखिए प्रश्न आ ही गया। अपभ्रंश काल में कुल कितने स्वर थे, 10, 12, 8, 14। कितने थे, 10, 12, 8, 14। तो यहाँ पर जो है 8 थे। मैंने आपको अभी बताया है कि अपभ्रंश काल में कुल कितने स्वर थे, 8 स्वर थे। जैसे अ, आ, ई, उ, और हर्ष अय और हर्ष ओ, ठीक है। कुल मिलाकर कितना हुआ, 8 स्वर, ठीक है। इसके बाद 2 स्वर जो है आपका अवहट्ट भाषा में अय और औ, दीर्घ, ये जो है 2 जाकर के जुट गया। री वर्ण कब लेखन में आया। तो री वर्ण आपको मैंने बताया है कि ये भी जो है अवहट्ट काल में ही आया है। किस काल में आया है, री वर्ण कब लेखन में आया, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। तो ये भी जो है आपका अवहट्ट काल में ही री वर्ण। री का जो है उच्चारण में तो अपभ्रंश काल में होता था, जैसे ऋतु को हम एतु कहते थे, लेकिन जो ऋतु शब्द री है इसका जो आकार प्रकार है, इसका जो स्वरूप है, यह जो है अवहट्ट भाषा के काल में ही आया। तो यह क्लियर हो गया कि री वर्ण का लेखन कब आया, अवहट्ट भाषा के समय। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है। जो भोला शंकर व्यास जी हैं, एक जो भी ये भी भाषाविद हैं, तो इन्होंने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है, अपभ्रंश कहा है कि अवहट्ट कहा है कि पुराने हिंदी कहा है कि प्राकृत कहा है। तो भोला शंकर व्यास ने हिंदी का जो आरंभिक रूप था उसे क्या माना है, अवहट्ट माना है। सही भी बात है कि अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा आई, अवहट्ट आई। अवहट्ट के बाद हमारी पुरानी हिंदी आई।
तो पुरानी हिंदी और अवहट्ट जो है एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो जो हमारी हिंदी का आरंभिक रूप होगा वो क्या होगा, अवहट्ट ही तो होगा। तो क्लियर है कि जो है भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा, अवहट्ट कहा है। तो ये आपका अवहट्ट सही है। मतलब प्रश्न आ सकता है कि भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा, तो जब भोला शंकर व्यास का नाम आएगा तब आप कहेंगे कि अवहट्ट। ठीक है, और भी विद्वान हैं जो अन्य अन्य बात कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे आचार्य किशोरीदास जी आ गए। आचार्य किशोरीदास ने अपभ्रंश को क्या कहा है, तो आचार्य किशोरीदास ने अपभ्रंश को क्या कहा है, प्राकृत कहा है कि अपभ्रंश कहा है कि अवहट्ट कहा है कि ड़ैड़ भाषा कहा है। तो आचार्य किशोरीदास ने अपभ्रंश, जो अवहट्ट की पूर्व की भाषा क्या है, अपभ्रंश भाषा है। तो अपभ्रंश भाषा को इन्होंने क्या नाम दिया, ड़ैड़ भाषा। क्या नाम दिया, ड़ैड़ भाषा। बहुत इम्पॉर्टेंट है यह कि आचार्य किशोरीदास ने अपभ्रंश भाषा को दूसरा क्या नाम दिया, तो ड़ैड़ भाषा। इसको आप ध्यान से रखिएगा। ठीक है। कृति पताका व कीर्तिलता तथा कीर्तिकाल किसकी रचना, मैंने आपको पूर्व में बताया ही है कि कृति पताका व कीर्तिलता तथा कीर्तिकाल किसकी रचना है, विद्याधर की है कि दामोदर पंडित की है कि रोड कवि की है कि विद्यापति का। तो मैंने उसमें भी ट्रिक बताया था कि जो विद्या का पति होता है, जो विद्या में विद्वान होता है, उसका जो पताका होता है, उसकी जो कीर्ति होती है वो चारों दिशाओं में फैलती है। तो कीर्ति पताका, कीर्तिलता और कीर्तिकाल, यह जो है तीनों लगभग सेम टू सेम है। इस नाते यह किसका हो सकता है, विद्यापति जी का। क्लियर। अठारहवां प्रश्न है, प्राकृत पैंगलम किसकी रचना है। प्राकृत पैंगलम किसकी रचना। इसके पहले मैंने चर्चा वीडियो में किया हूँ, इसी वीडियो में किया हूँ कि प्राकृत पैंगलम का जो लैंग्वेज है वो क्या है, अवहट्ट है। क्या है, अवहट्ट है। इसको किसने माना, वंशीधर ने। कौन, किसने माना, वंशीधर ने। ठीक है, वंशीधर जो है प्राकृत पैंगलम की जो रचना है उसको क्या माना है, अवहट्ट माना है। ठीक है। अब यहाँ देखिए दो प्रश्न और बनता है इसी में। प्राकृत पैंगलम के रचनाकार ये जो थे वंशीधर जो थे ये टीकाकार थे। जैसे कोई किताब जब बनती है तो उस पर जो टिप्पणी करता है, टीका टिप्पणी करता है, तो उसको टीकाकार कहते हैं। तो जो प्राकृत पैंगलम पुस्तक है उसकी पर जो टीका टिप्पणी की उसको टीकाकार कहते हैं। तो वो टीकाकार कौन थे, वंशीधर थे। और यही वंशीधर जो है जो प्राकृत पैंगलम का लैंग्वेज है उन्होंने क्या माना, अवहट्ट माना। क्या माना, अवहट्ट माना है। ठीक है। अब प्रश्न जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्राकृत पैंगलम के रचनाकार कौन है। प्राकृत पैंगलम जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन हैं। तो प्राकृत पैंगलम के जो प्रमुख रचनाकार हैं, कहीं कहीं पुस्तकों में जैन आचार्य हेमचंद्र का नाम आता है, यहाँ मैंने लिख दिया है जैन आचार्य हेमचंद्र का भी नाम आता है। और कहीं कहीं लक्ष्मीधर का भी नाम आता है। देखिए यहाँ मैंने लक्ष्मीधर भी लिख दिया है। हेमचंद और लक्ष्मीधर ये दोनों जो है हो सकते हैं, जहाँ पर जैसा प्रश्न आए। अगर उसमें हेमचंद्र आता है तो आप हेमचंद्र पर टिक मारिएगा, और अगर लक्ष्मीधर आता है तो लक्ष्मीधर टिक मारिएगा। क्योंकि मैंने कई जगह देखा है कि प्राकृत पैंगलम के रचनाकार के रूप में लक्ष्मीधर जी आ रहे हैं। ठीक है। और अन्य जगह, कई जगह देखा मैंने तो हेमचंद्र भी आ रहे हैं। ये जैन आचार्य हैं हेमचंद्र। और इसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा बृहद जो है बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है जैन आचार्य हेमचंद्र 11वीं सदी, प्राकृत पैंगलम। जैन आचार्य हेमचंद्र 11वीं सदी ने कोश कला तथा व्याकरण के बारे में बड़ी संख्या में प्राकृत में रचनाएं दी हैं। जो जैन आचार्य हेमचंद्र थे इनका जो जन्म काल, जीवन काल जो होगा यह है 11वीं सदी था, ने कोश कला तथा व्याकरण के बारे में बड़ी संख्या में प्राकृत में रचनाएं दी हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना प्राकृत पैंगलम है। देखिए यहाँ लिख रहा है इनकी प्रसिद्ध रचना प्राकृत पैंगलम है। तो यहाँ पर देखने पे मालूम होता है कि जो प्राकृत पैंगलम है इसकी रचनाकार कौन है, जैन आचार्य हेमचंद्र जी हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ये मिलता है कि प्राकृत पैंगलम के रचनाकार जो है लक्ष्मीधर जी हैं। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगर मान लीजिए विकल्प में आता है कि प्राकृत पैंगलम के रचनाकार अगर जैन आचार्य हेमचंद्र आते हैं तो उनका टिक मार दीजिएगा, और नहीं तो लक्ष्मीधर आते हैं तो लक्ष्मीधर पे। ठीक है। आगे और भी इसमें विडंबना है, थोड़ा सा देखिए। फिर आगे लिखा है
जबकि डॉक्टर सुनीति चटर्जी के अनुसार प्राकृतिक पेंगलम किसी एक काल की रचना नहीं है। अब देखिए वहाँ पर बता रहा है कि जो प्राकृतिक पेंगलम है आचार्य जो है हेमचंद्र जी का है, फिर कहीं कहीं लक्ष्मीधर का है, और वहीं जबकि डॉक्टर सुनीति चटर्जी के अनुसार प्राकृतिक पेंगलम किसी एक काल की रचना, ये कह रहे हैं कि ये किसी जो है से अभ्रंश काल, अवहट्ट काल या प्राकृतिक काल की ये विशेष रचना नहीं है। प्राकृतिक पेंगलम जो है किसी एक विशेष काल की रचना नहीं है। उदाहरण के रूप में मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, जैसे पहले क्या आया संस्कृत। संस्कृत में भी दो रूप है, एक है आपका वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जो है पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट। ठीक है, तो ये प्राकृत में जो है कौन है? आचार्य हेमचंद्र। जो प्राकृत पेंगलम के रचनाकार हैं आचार्य हेमचंद्र हैं। और कहीं कहीं आ रहा है लक्ष्मी धर आ रहा है, ये दोनों आ रहे हैं कहीं कहीं। फिर जो डॉक्टर सुनीति चटर्जी हैं प्राकृत पेंगलम, ठीक है, इसके रचनाकार के विषय में बात हो रहा है। प्राकृत पेंगलम के जो डॉक्टर सुनीति चटर्जी हैं ये कह रही हैं कि जो है इसके कोई यह किसी एक काल की रचना नहीं है। इनके मतानुसार इसमें संकलित पदों की रचना काल 900 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक का है। मतलब ये 900 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक, जब तक जो है अवहट्ट भाषा हमारा चला है, तब तक इसमें जो भी लोग थे उसमें अपने अपने रचनाओं को जोड़ते गए और उसको एक संग्रहित करते गए और उसका एक नाम दे दिए प्राकृत पेंगलम। तो इस प्रकार से कह रही हैं कि जो है इनके अनुसार इसमें संकलित पदों की रचना काल 900 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक रखा है। क्लियर है। वहीं आप देखिए दूसरे हैं विद्वान, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रज भाषा पर कार्य करने वाले विद्वान इसे ब्रज भाषा का ग्रंथ मानते हैं। उसी प्राकृत पेंगलम को जो ब्रज भाषा के विद्वान हैं उसको जो है उसकी जो लैंग्वेज है उसको क्या मानते हैं? ब्रज भाषा का ग्रंथ मानते हैं। जबकि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी के अनुसार इसमें अवधी, भोजपुरी, मैथिली और बांग्ला के प्राचीनतम रूप भी मिलते हैं। तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी के अनुसार जो है जो आपका भाषा था, पुस्तक था प्राकृत पेंगलम, जो है अवहट्ट भाषा में था, तो उसको डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी कह रहे हैं कि इसमें अवधी भी है, भोजपुरी भी है, मैथिली भी है और बांग्ला है और प्राचीनतम रूप भी मिलते हैं। मतलब जो अवधी, भोजपुरी, मैथिली और बांग्ला हमारी जो लैंग्वेज बोली जा रही है उसका जो प्राचीनतम रूप था उस जो है प्राकृत पेंगलम में था। तो इस प्रकार से जो है ये प्राकृत पेंगलम थोड़ा विवादित चीज़ है। इसमें जो है जैसा प्रश्न पूछेगा और अगर उसमें वैसा उत्तर दिया रहेगा तो उस तरह आप इसमें लिख सकते हैं। आगे देखिए, भला हुआ जो मारिया बहड़ी महरा कंतु किसकी रचना है? यहाँ कहने का अर्थ है कि जैसे एक स्त्री है, उसका पति जो है युद्ध क्षेत्र में गया है और जो युद्ध क्षेत्र में लड़ाई के दौरान वीर गति को प्राप्त हुआ, तो वो जो स्त्री है रो रही है और वो कह रही है अपने जो सखी और सहेली हैं और उनको अपने बहन के रूप में संबोधित करते हुए कि भला हुआ जो मारिया बहड़ी महरा कंतु, कि हे बहन जी, हे बहनी, जो हमारा पति जो है अच्छा हुआ कि युद्ध क्षेत्र में मारा गया, अगर वो घर आ जाता या भाग कर घर आता तो हमारी बदनामी होती। तो देखिए यहाँ पर जो है अवहट्ट भाषा का जो है रचना है, कितना बढ़िया इसका जो है प्रदर्शन किया गया है और कितना सुंदर बात कही है कि भला हुआ जो मारिया बहड़ी महारा कंतु, हे बहनी, यह अच्छा हुआ, भला हुआ माने बढ़िया हुआ कि जो हमारा पति था, कंत माने पति, जो पति था वो हमारा युद्ध क्षेत्र में मारा गया, वरना अगर वो घर भाग आया होता तो हमारी कितनी बदनामी होती। तो भला हुआ जो मारिया बहड़ी महारा कंतु किसकी रचना है? तो यहाँ दिया है सोम प्रभु सूरी, मेरुतंग, गोरखनाथ, हेमचंद। तो वही आचार्य जैन आचार्य हेमचंद्र जी का ये रचना है। बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है। अक्सर जो है टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजी इत्यादि प्रश्नों में ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यह। फिर देखिए लिखा कुमार पाल चरित्र के रचनाकार हैं। कुमार पाल चरित्र के रचनाकार हैं।
तो इसमें दिया है नरपतनाल, चंदबरदाई, हेमचंद, केशवदास। तो इसमें जो है इसके भी रचनाकार जो है हेमचंद जी हैं, आचार्य जैन हेमचंद्र हैं। कुमारपाल चरित के रचनाकार भी जो है हेमचंद्र जी हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आगे देखिए लिखा है, पुरुष कहाड़ी हाँ कहो, पुरुष कहाड़ी हाँ कहो जस पत्थावे पन्नू, किसकी रचना है, कहाँ से ली गई है। ठीक है, पुरुष कहाड़ी हाँ कहो जस पत्थावे पन्नू, तो इसकी जो रचनाकार हैं कौन है, देखिए इसमें जो है कीर्ति पताका है, कीर्तिलता है, कीर्तिकाल है, शैव सर्व अस्सार है। तो ये तीनों जो रचनाएं हैं, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, कीर्तिकाल, ये तीनों विद्यापति की रचनाएं हैं। लेकिन ये जो लिया गया है पंक्तियाँ, ये किससे लिया गया है, कीर्ति लता से लिया गया है, जो अवहट्ट भाषा में, किस भाषा में है, अवहट्ट भाषा में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पुरुष कहाड़ी हाँ कहो जस पत्थावे पन्नू किसकी रचना है, विद्यापति जी की है। किसकी रचना है, विद्यापति जी की है। और ये जो रचना है विद्यापति जी की है, विद्यापति जी की रचना है, और यह किसमें है, कीर्ति लता में है। ठीक है ना। फिर आगे देखिए लिखा है, मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है, सरहपा, हेमचंद, विद्यापति, अमीर खुसरो। तो जो मैथिल कोकिल है वो जो है विद्यापति जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जो विद्यापति जी थे बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। ये जो है संस्कृत, मैथिली और जो है अवहट्ट और प्राकृत और अभ्रंश सभी भाषाओं में इनकी लेखनी चला हुआ है। ये बहुत ही सुंदर संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे हैं, और जो है मैथिली में भी बहुत बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी हैं, अवहट्ट भाषा में भी लिखी हैं। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ कीर्तिलता जो है विद्यापति जी का जो अवहट्ट भाषा में है, लेकिन ये संस्कृत में भी लिखी हैं बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें, और ये मैथिली में भी लिखी हैं। तो जो है मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है, तो ये जो मैथिल भाषा है, लैंग्वेज है, इसमें बहुत अच्छा रचना जो है इन्होंने जो है श्रृंगार रस का रचना किया है। तो इस नाते इनको कौन सा कवि कहा जाता है, मैथिल कोकिल। किसको कहा जाता है, विद्यापति जी को। क्लियर। कीर्ति पताका किसकी रचना है, वही बात, आशगु, विद्याधर, विद्यापति, अब्दुल रहमान। तो आप जानते हैं कीर्ति पताका किसका फैलेगा, जो विद्या में तेज होगा, पति होगा, मालिक होगा, पढ़ने में बहुत तेज होगा, उसकी यशकृति जो है चारों दिशाओं में फैलती है। तो कौन हो गया, आशगु होगा कि विद्याधर होगा कि विद्यापति होगा कि अब्दुल रहमान। तो क्लियर है कि विद्यापति ही होगा, उसी की कीर्ति पताका जो है और कीर्तिलता और कीर्तिकाल जो है चारों दिशाओं में फैलती है। गोरी सोवे सेज पर, गोरी सोवे सेज पर मुँह पर डारे केस, गोरी सोवे सेज पर मुँह पर डारे केस किसकी पंक्तियाँ हैं, हेमचंद, अमीर खुसरो, विद्यापति, निजामुद्दीन औलिया। तो ये किसकी रचना है, गोरी सोवे सेज पर मुँह पर डारे केस, ये किसकी पंक्तियाँ हैं, अमीर खुसरो की है। किसकी पंक्तियाँ हैं, अमीर खुसरो का है। क्लियर। 25वां प्रश्न है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, तो मैंने आपको बताया है संस्कृत, अभ्रंश, अवहट्ट, प्राकृत। तो ये किसकी रचना है, अवहट्ट है। तो अगर यह हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप जो है अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसी प्रकार का अगला वीडियो जो है मैं आपको और इससे अच्छा वीडियो जो है प्रश्नोत्तरी, अभ्रंश और अवहट्ट भाषा से संबंधित इसके जो है 11वां वीडियो में भी डालने वाला हूं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ है जैसे यहाँ पर गोरी सिवे सेज पर मुँह पर डारे केस, फिर एक इसकी जो है पंक्तियाँ हैं, फिर जैसे ये आपकी है पुरुष कहाड़ी हाँ कहो जस पत्थावे पन्नू किसकी जो है पंक्तियाँ हैं। उसी प्रकार भला हुआ जो मारिया बढ़ू महारा कंतु, ये किसकी पंक्तियाँ हैं। ऐसे ऐसे भी जो है पंक्तियाँ और पुस्तकों से संबंधित मैं जो है आपके लिए जो है 11वां वीडियो में लेकर आने वाला हूं। और जो है टेट, सीटेट, सुपर टेट में ऐसे भी प्रश्न आते हैं, ऐसी ऐसी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं कि किसकी कौन सी रचना है। तो ये सब रचनाएं जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, जिसको आप लोगों को याद करना जो है बहुत ही धर्तव्य है। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।